नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। रूस और यूक्रेन का युद्ध 1000 दिन पूरे कर चुका है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई अब हाइपरसोनिक मिसाइल तक पहुंच गई है। बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो अंजाम और बुरा होगा। उनकी इस धमकी को बल मिला है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। पुतिन को लगता है कि ट्रंप के आ जाने से यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान से काफी दूर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध 33 महीने बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। थमना तो छोड़िए, इस युद्ध की तीव्रता और बढ़ती जा रही है। कैसे रूस के यूक्रेन पर सुपरसोनिक मिसाइल हमले का मंजर तबाही भरा दिखता है, इसकी एक तस्वीर कुछ दिनों पहले ही रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर शेयर की थी। रूस के एक मिसाइल हमले में यूक्रेन के विन्निशिया क्षेत्र में कैसे तबाही मची है, उसको आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। घर बर्बाद हो गए, कार माचिस की डिब्बी की तरह तहस नहस हो गई। यूक्रेन ने भी माना है कि रूस ने 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए किए गए। इसके कारण 10 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोग 1 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में बगैर बिजली के रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि यूक्रेन के पावर ग्रिड पर यह रूसी हमला 2 हफ्ते के अंदर ही दूसरी बार हुआ है। आज आलम यह है कि यूक्रेन में इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू हो गई है। इससे कीव, ओडेसा, निप्रो और दोनेस्क में बिजली सप्लाई में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। रूस सिर्फ सामान्य मिसाइलों से ही हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो सुपरसोनिक मिसाइलों को भी उतार चुका है। कुछ दिनों पहले ही रूस ने पहली बार यूक्रेन के निप्रो शहर पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे खतरनाक हथियारों को रोकने की जगह उससे होने वाली बर्बादियों का बखान करने में मशगूल हैं। ये संभव है कि वर्तमान प्रशासन भविष्य के प्रशासन के लिए कठिनाइयां पैदा करना चाहता है। यह भी एक संभावना है, लेकिन जैसा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में मेरा विचार है, वह काफी चतुर और अनुभवी व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि वह कोई समाधान ढूंढ लेंगे, यह देखते हुए कि उन्होंने व्हाइट हाउस को पुनः प्राप्त करने जैसी चुनौती से निपट लिया है। 5,6 градусов, сопоставимо с температурой на поверхности Солнца। आखिर पुतिन को कहां से इतनी ताकत मिल रही है कि धरती के एक हिस्से को मटियामेट करने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर रखा है। इसकी एक बड़ी वजह यूक्रेन का तमाम दुश्वारियों के बावजूद रूस के सामने युद्ध में डटे रहना है। दूसरी वजह यूक्रेन का पौने 3 साल से युद्ध झेलते झेलते उसका कमजोर होते जाना भी है। तीसरी वजह अमेरिका में बाइडेन की विदाई भी है, जिन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की लगातार मदद की। लेकिन सबसे अहम चौथी वजह है, और वो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना, जिनसे पुतिन के संबंध बहुत अच्छे हैं और जो यूक्रेन को अमेरिकी मदद के पक्षधर नहीं दिखते। आप इस बात को पुतिन के इस बयान से समझ सकते हैं, जिसमें वो ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और बाइडेन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस देश के साथ हम वर्तमान में सैन्य अभियान में लगे हुए हैं, यदि वह देश परमाणु शक्ति बन जाता है तो हमें क्या करना चाहिए?
इस मामले में हम हर चीज का उपयोग करेंगे। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि रूस के पास विनाश के सभी साधन हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। Достаточно уже опытный, он, мне кажется, найдет решение. Тем более... पुतिन को लगता है कि बाइडेन से उनके संघर्ष के दिन अब 1.5 महीने के ही बचे हैं, क्योंकि ट्रंप आएंगे तो फिर माहौल उनके अनुकूल होगा। लेकिन बाइडेन के दबाव में नेटो यूक्रेन की तरफ से कमर कसकर तैयार दिखता है। इस कड़ी में ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की नई खेप भेजी। स्टॉर्म शैडो की रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर मध्यम दूरी की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक दागी। पुतिन के मुताबिक ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 10 की गति से उड़ान भरती है और ये 4000 डिग्री तक के तापमान तक पहुंचने में सक्षम है। पिछले सप्ताह यूक्रेन के डिनप्रो शहर पर रूस ने इसे लॉन्च किया था। पुतिन का यह भी कहना है कि रूस के पास अब भी नेटो और यूक्रेन के हथियारों की तुलना में 10 गुना ज्यादा हथियार हैं। पुतिन जैसी धमकी भरी भाषा बोल रहे हैं, उससे साफ है कि नेटो और यूक्रेन को पीछे धकेलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है वो ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को असभ्य तरीकों का सामना करना पड़ा, जिनमें हत्या के प्रयास भी शामिल थे, 1 से अधिक बार। वैसे मेरे विचार में अब भी वो सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिकी इतिहास ने ऐसे डेवलपमेंट देखे हैं। कमाल देखिए, चाहे रूस हो या यूक्रेन, अमेरिका हो या नेटो, सभी रूसी सीमा पर शांति की ही दुहाई दे रहे हैं, लेकिन शांति की कोई उम्मीद दिखती नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन के रहते शांति की संभावना शून्य है। टेर्नोपिल क्षेत्र में हमले के बाद के परिणामों से निपटने के प्रयास अभी चल रहे हैं। एक दिन में यूक्रेन के खिलाफ लगभग 200 रूसी ड्रोन यानी लगभग 200 सबूत सामने हैं कि रूसी महत्वाकांक्षाएं वास्तविक शांति के किसी भी विचार से पूरी तरह अलग हैं। यूक्रेन का भी यही कहना है कि रूस की नौसेना ने ब्लैक सी में कॉम्बैट ड्यूटी के लिए 4 कैलिबर कैरियर शिप को तैनात किया है, जिनमें 22 मिसाइल्स हैं, यानी खतरा चहुं ओर है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की जमकर तारीफ कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, उनको अमेरिका को बदलने वाला नेता बता रहे हैं। इसकी वजह ट्रंप की वो रणनीति है जिसमें वो यूक्रेन को अमेरिकी मदद रोकने की बात करते हैं। इसलिए पुतिन को लगता है कि ट्रंप की ताजपोशी के बाद यूक्रेन बलहीन हो जाएगा। From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया तो खुशी की लहर मॉस्को में फैल गई। क्रेमलिन में बैठे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात से काफी खुश हुए कि अमेरिकी चुनाव में बाइडेन की पार्टी वाली कमला हैरिस नहीं जीती और जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। वही ट्रंप जिनके ऊपर चुनाव से पहले जानलेवा हमला हुआ था और एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। आज पुतिन ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। Поразило даже не то, что... जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है वो ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को असभ्य तरीकों का सामना करना पड़ा, जिनमें हत्या के प्रयास भी शामिल थे, 1 से अधिक बार। वैसे मेरे विचार में अब भी वो सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिकी इतिहास ने ऐसे डेवलपमेंट देखे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन जैसा देश उनके सामने युद्ध में 33 महीनों से ज्यादा टिका रहेगा। वो ट्रंप को लेकर इसलिए अच्छी बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने यह साफ कर दिया था कि वो अमेरिकी संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका के लिए ही करने वाले हैं, यानी यूक्रेन और नेटो जैसे संस्थाओं पर वो पैसा खर्चा करने के पक्ष में कतई नहीं दिखते। यूएसए फैक्ट के मुताबिक अमेरिका 7 मार्च 2024 तक ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध के लिए 113.4 बिलियन डॉलर की रकम आवंटित कर चुका था, यानी ये रकम 9,57,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। अमेरिका के लोगों को भी यूक्रेन पर इतनी बड़ी रकम फूटी आंख नहीं सुहा रही है।
इसीलिए ट्रंप की जीत के बाद एक तरफ जहां अमेरिका के लोगों को लगता है कि उनका पैसा उनके ऊपर ही खर्च होगा, वहीं रूस को लगता है कि अमेरिकी मदद बंद होगी तो यूक्रेन सरेंडर कर देगा। अमेरिका और रूस का कूटनीतिक तनाव जग जाहिर है। फिर भी ट्रंप की जैसी तारीफ पुतिन ने की, वो नए समीकरणों को दिखाती है। Но я думаю, что он человек умный. वो एक चतुर और सतर्क व्यक्ति हैं। मुझे आशा करनी चाहिए कि उन्हें जो कुछ हो रहा है उसका एहसास है। सबसे बढ़कर मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें अपमानजनक और निराधार न्यायिक प्रक्रियाओं और आरोपों आदि का सामना भी करना पड़ा। 33 महीनों से जो युद्ध का मंजर रूस और यूक्रेन के बीच दिख रहा है, उसका खात्मा क्या ट्रंप करा सकते हैं? ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति होते तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप युद्ध रोकने के लिए पुतिन को कैसे मनाएंगे। क्या ट्रंप के कहने पर ज़ेलेंस्की और नाटो के दूसरे देश युद्ध रोकने को तैयार होंगे? क्या ट्रंप पुतिन की इस मांग को पूरा कर पाएंगे कि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन का जितना हिस्सा रूस ने कब्जा किया है वो रूस के पास ही रहे? यूक्रेन को अपने संविधान में ये लिखने के लिए तैयार कर पाएंगे कि वो कभी नाटो में शामिल नहीं होगा? रूस और पुतिन को लेकर नरमी के बावजूद ट्रंप के लिए समझौते का रास्ता आसान नहीं होगा। The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. Dumb. जाहिर है कि चीजें जितनी आसान दिखती हैं, उतनी है नहीं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हजार दिनों के रूस यूक्रेन युद्ध में कितनी भीषण बर्बादी हुई है, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच 1000 दिनों से युद्ध चल रहा है। अब तक ये साफ नहीं है कि ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि कैसे इस युद्ध ने मानवता को बर्बाद किया है। यूक्रेन के लोगों की बेहाली इसका सबूत है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो 2022 के फरवरी महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध थोपा था, तो उसको भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि यूक्रेन इतने लंबे समय तक युद्ध में टिका रहेगा। यूक्रेन टिका तो जरूर, लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी की कीमत पर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 1000 दिन हो चुके हैं। इस दौरान लाखों यूक्रेनी नागरिकों की बर्बादी हुई है। अब तक यूक्रेन में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे और महिलाएं तक शामिल हैं। वहीं 26,000 से ज्यादा लोग युद्ध के कारण घायल हुए हैं। इस युद्ध ने यूक्रेन में 40 लाख लोगों को अपने ही देश में विस्थापित कर दिया। रूस ने यूक्रेन के तमाम ऊर्जा प्रतिष्ठानों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर दिया है। उसी तरह यूक्रेन के 580 मेडिकल केंद्र बर्बाद होने से भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। युद्ध के कारण यूक्रेन के 1358 शैक्षणिक केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि उसने भी लाखों रूसी लोगों को मार गिराया है। अब युद्ध का अंजाम और भीषण युद्ध हो या शांति, लेकिन बर्बादी के गिद्ध तो दोनों देशों के आसमान में उड़ रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।